दोस्तों नमस्कार। जो किसी ने नहीं सोचा वह हो गया। और सत्ता की ताकत का मतलब यही होता है, जो कोई ना सोच पाए वह कर दिखाइए। लेकिन सत्ता की बिसात पर अगर हर कोई प्यादा बन चुका है तो यह दांव खतरनाक है, या आने वाले वक्त में जीत और उसके हौसले के साथ सत्ता की ताकत को बढ़ाता चला जाएगा। शायद इसकी परीक्षा 2024 में होनी है। लेकिन आज भोपाल में विधायकों की बैठक के बीच जब इस बात का ऐलान किया गया कि अगला मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, तो हर कोई भौंचक रह गया। वह खोजने लगा कि विधायक जी कहां बैठे हैं। वो पहली कतार में नहीं थे, वह दूसरी कतार में नहीं थे, वह आखिरी कतार में एक किनारे मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से चुने जाने वाले विधायक बैठे थे। वह तो सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष का भाषण। विष्णुदत्त शर्मा जब बताने लगे कि संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली से बड़े बड़े सांसद मंत्री आकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके नाम पर मुहर नहीं लगेगी। किसी ने नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा कि अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे चरम पर खड़े शिवराज सिंह चौहान का नाम भी एक झटके में दरकिनार कर दिया जाएगा। यह किसी ने नहीं सोचा कि जो शख्स सबसे लोकप्रिय है, जिसके साथ जीत का सेहरा सबसे बार बंधा हुआ है, जो शायद बीजेपी के अपने राजनीतिक इतिहास के भीतर सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर है, जो 4 बार चुनाव लड़कर जीत चुका है और राज्य का मुख्यमंत्री बना है और बना हुआ है, उसको एक झटके में प्यादा साबित कर दिया दिल्ली की बिसात ने। और दिल्ली की बिसात ताकत का वो एहसास है जो एक के बाद एक कई राज्यों में राजनीतिक प्रयोग के जरिए बतला चुकी है। और शायद इसीलिए पहली बार बीजेपी के भीतर और शायद आरएसएस के इतिहास में भी यह सवाल अब बड़ा हो चला है कि दिल्ली की सत्ता के इर्द गिर्द ही समूची बीजेपी को चलना है और उसी आसरे राज्यों की राजनीति भी चलेगी। यानी मध्य प्रदेश की राजनीतिक सत्ता भी अब रिमोट से चलेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त रिमोट से कर्नाटक की सत्ता चली जब बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक उसी तरीके से एक झटके में महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और कल तक मुख्यमंत्री बने बीजेपी के ही नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। रिमोट का मतलब क्या होता है यह तो गुजरात में बाखूबी देखा गया, जब वहां पर रूपाणी मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया और रूपाणी उसके बाद गायब हो गए। गायब से मतलब राजनीतिक कैरियर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के तुरंत बाद संन्यास की दिशा में चला गया। डिप्टी सीएम लगातार सोचते रहे नितिन पटेल, अब हमारा कैरियर बनेगा, लेकिन उनका कैरियर भी वहीं थम गया, क्योंकि दिल्ली की सत्ता की ताकत इस एहसास को जी रही थी, कुछ भी है तो सिर्फ वही है। और असम में भी कांग्रेस के दौर में दागी रहे हेमंत बिस्वा एक झटके में बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने उन्हें बना दिया, क्योंकि दिल्ली की सत्ता चाहती थी। उत्तराखंड के भीतर जाइएगा तो जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव हारते हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री बन जाते हैं धामी। उत्तर प्रदेश के भीतर आइएगा तो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार कर भी डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और आज मोहन यादव का ऐलान हुआ कि वह मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। सवाल इतना भर नहीं है कि अब मध्य प्रदेश की सत्ता दिल्ली के रिमोट से चलेगी। तमाम राज्यों की सत्ता रिमोट से ही इस दौर में दिल्ली चला रही है। बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या वाकई इस दौर में दिल्ली समूचे राज्यों में जहां जहां बीजेपी है वहां के नेताओं की पहुंच पकड़ कोई मायने नहीं रखती है, और सिर्फ एक चेहरा, 2 बिसात और 3 फैसले। एक चेहरा मतलब नरेंद्र मोदी, 2 बिसात मतलब मोदी और शाह की बिसात, और 3 रास्ते जो निकलते हैं उसमें तीसरा नाम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। लेकिन इस सिलसिले की पूंछ को नहीं, आज पहले सूंड से पकड़ते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं, और आशा लकड़ा जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं, और खुद मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आज उन्हें भी इस बात का एहसास हो चला हो। सरप्राइज तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाकर
प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, लेकिन वो आरएसएस के साथ जुड़े रहे। मोहन यादव का राजनीतिक कैरियर अपने तौर पर अगर परखेंगे तो वह जिस लिहाज से मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान है, उससे कहीं बड़ा योगदान शायद उनके नाम के साथ जुड़ा है। और इस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हिस्सेदारी मांगने जब अखिलेश यादव पहुंचे थे और कांग्रेस ने अखिलेश वखिलेश कह के इस तरीके की परिस्थिति खड़ी कर दी कि जैसे मध्य प्रदेश के भीतर में यादवों की तादाद है ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में यादव वोटर 1 करोड़ के करीब हैं, कुछ ज्यादा ही हैं। तो क्या यह एक ऐसा दांव है जिसके जरिए 2024 में एक झटके में एक बड़े समुदाय को साथ लाकर खड़ा कर दिया, या एक ऐसा दांव है जिसमें यादव प्लस ओबीसी का खेल कर दिया गया? क्योंकि याद कीजिए, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बिसात पर यादव माइनस ओबीसी का वोट खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में वो मांगा करते थे। लेकिन अब तो यादव मुख्यमंत्री है और ओबीसी का खेल अगर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार करते चले गए और ओबीसी के नाम पर बिहार की राजनीति धीरे धीरे पनप रही है, तो मैसेज मुख्यमंत्री बनाकर दिया गया, वह भी मध्य प्रदेश से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, जीत के तौर पर उनकी मौजूदगी थी। सियासत की इस परिस्थिति में आज सुबह से ही घटनाक्रम को अगर आप पकड़ना शुरू कीजिएगा तो भोपाल एयरपोर्ट पर पारंपरिक लोक नृत्य शुरू होता है। जब पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचते हैं, बड़ी गीत गाए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कौन होगा मुख्यमंत्री। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज से, लेकिन कोई भी मोहन यादव के नाम तक नहीं पहुंचता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के घर पर यानी सीएम हाउस पहुंचते हैं तमाम पर्यवेक्षक और शिवराज उनका स्वागत करते हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अपनी ही गाड़ी में बैठाकर वह जो पर्यवेक्षकों की अगुवाई कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, कार में बैठाकर बीजेपी के दफ्तर ले जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा जो हैं वह पहुंचते हैं और उसके साथ ही प्रहलाद पटेल। उनके बंगले पर समर्थकों की भीड़, वह सब मान चलती है कि यह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, वह तो बहुत करीब हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनको भी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाए यह सोचा जाता है। लेकिन उनके बेटे का टेप हो या फिर दिल्ली में जो किसानों को लेकर 3 कानून और उस दौर में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पर तो उसी समय से कटने शुरू हो गए थे और उनको मध्य प्रदेश भेजा गया। लेकिन सवाल इस दौर में लगातार परिस्थितियों को परखना शुरू कीजिएगा तो हर कोई अपने तौर पर यह मानता चला गया कि इस दौर में 29 की 29 सीटें जीतना बहुत मुश्किल है मध्य प्रदेश के लोकसभा की। और सिर्फ जीत का दावा एक ही शख्स करवा रहा है, वो नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कह रहा है कि 29 सीट हम जिता देंगे, जीत जाएंगे। उस शख्स को प्यादे के तौर पर अपनी बिसात पर खड़ा करके दिल्ली ने दूसरा एहसास कराया, अब दिल्ली किसी के भरोसे नहीं है। ना वो देवेंद्र फडणवीस के भरोसे थी, ना वो रूपाणी के भरोसे थी, ना वो नितिन पटेल के भरोसे थी, ना वो हेमंत बिस्वा के भरोसे है, ना वो अपने तौर पर उत्तराखंड में धामी भी उनकी रिमोट पर है। उत्तर प्रदेश के भीतर ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को स्थापित अपनी क्षमताओं से योगी आदित्यनाथ ने जरूर कर लिया है। यानी देश की बिसात को समझिए राजनीतिक तौर पर जो बीजेपी और दिल्ली बिछा रही है। बीजेपी का मतलब दिल्ली की मौजूदा सत्ता है, संघ के स्वयंसेवकों का मतलब भी शायद दिल्ली की सत्ता है। और दिल्ली की सत्ता संगठन और नेतृत्व दोनों को अगर संभाल रही है तो एक ही मैसेज है, एक ही शख्स की चलेगी और उसी के चेहरे के इर्द गिर्द हर चुनाव लड़ा जाएगा। और राज्यों के भीतर भी तमाम जगहों पर कोई नेता का चेहरा सामने ना आए, आखिरी वक्त में जरूर कुछ नेताओं के साथ पोस्टर जरूर नजर आने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बिसात बिल्कुल अकेली राह पर चली। उस राह का मतलब एक ही था, सबको सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे खड़े होना है, वह व्यक्ति जीत की गारंटी लेता है। और जीत की गारंटी का मतलब यह होता है कि एक एक करके जो ताकतवर नेता है वो हाशिए पर चलते चले जाएं। वो अपने महत्व को अगर इस रूप में समझेंगे कि उन्होंने राजनीतिक जमीन तैयार की
बीजेपी के कद्दावर नेताओं से बड़े कद्दावर होकर और अब उनकी जमीन पर कोई भी चुनाव बीजेपी का शख्स जीत सकता है, तो ऐसा वो बिल्कुल ना माने। पहला मैसेज, बीजेपी का मतलब इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई गिला शिकवा ना रखें। इस दौर में सिर्फ एक ही चेहरा है, वह लोकसभा चुनाव भर के लिए नहीं बल्कि इस देश के भीतर आज विधानसभा तक बात पहुंची है, कल पंचायत चुनाव तक भी यही बात पहुंचनी चाहिए। मैसेज बहुत साफ है। यहां पर एक धूमिल की कविता याद आती है। धूमिल कहते हैं कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं घोड़े से पूछो, जिसके मुंह में लगाम होती है। और शायद राजनीतिक सत्ता की ताकत का एहसास और उसके स्वाद को अगर समझना है तो मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता की ताकत के एहसास को आप समझ लीजिए। अब यहां से बात शुरू कीजिए, क्योंकि जब दोपहर 1 बजे सभी एमएलए पहुंचे, हर किसी को बकायदा पारंपरिक तौर पर बीजेपी हेडक्वार्टर जो भोपाल है उसके भीतर जो मीडिया रूम है उसमें व्यवस्था की गई, मीटिंग यहीं पर होगी। टीका लगाया गया, लंच की व्यवस्था थी, सभी रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। 1 बजे से 3 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है। 3 से 3:30 बजे तक लगातार फोटो खींची जाती है। फोटो खींची जाती है वहां पर जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी ऑफिस के मैदान में यानी गार्डन में जो प्रतिमा लगी हुई है उसके सामने सारे विधायक, पर्यवेक्षक, यानी लोकतंत्र को जीने का मजा क्या होता है सत्ता की ताकत के सामने, वह भी और उसका एहसास भी बाखूबी पार्टी के भीतर कैसे हो सकता है, यह ग्रुप फोटो के जरिए भी कराया गया, जो आने वाले वक्त में बीजेपी के सांगठनिक महत्ता और उसके भीतर के लोकतंत्र का एहसास तस्वीरों के जरिए होने लगे। इसको कराने में कोई कोताही नहीं बरती गई। सब कुछ खुले तौर पर था। मीडिया की व्यवस्था बाहर यानी हेडक्वार्टर से बाहर टेंट लगा दिया गया और वही कार्यकर्ता मीडिया के सामने जिसका चाहे उसका नाम लेते चले जाएं, लेकिन कोई नाम ऐसा ले पाने की स्थिति में नहीं था जो जुबां मोहन यादव सरीखे एमएलए के नजदीक पहुंच जाए। हमारे पीछे जो तस्वीर लगी है यह मोहन यादव की तस्वीर है, चुनाव के बाद जीत का जश्न। और हमारे ऊपर जो देख रहे हैं आप देवानंद की तस्वीर, उसके जरिए जरा परखने की कोशिश कीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है अभी कि दिल अभी भरा नहीं, यानी राजनीतिक सत्ता का दिल अभी भरा नहीं है। और देवानंद और राज कपूर तो हमेशा नई नई नायिकाओं को प्रयोग के लिए लाते थे सिल्वर स्क्रीन पर, लेकिन बहरहाल बात वहां मत जाइए। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक प्रयोग की परिस्थिति में लाकर खुद को खड़ा कीजिए। वहां पर फोटो के बाद, फोटो सेशन के बाद जब बैठक शुरू होती है तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आते हैं। तकरीबन 15 मिनट का भाषण उनका चलता है जो बताता है कि किस तरीके से बीजेपी की जीत, उसमें कितने की सफलता, किस रूप में सबका आगे बढ़ना और संगठन का महत्व क्या होता है, वो सारी बातें समझाते हैं। उसके बाद वहां पर खट्टर साहब आते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं और उसी भीड़ में से यानी 163 सांसद जो बैठे हुए हैं, उन विधायक जो बैठे हुए हैं, उनके बीच कौन होगा, इस खुसर फुसर के बीच एक नाम का ऐलान। और नाम का ऐलान कौन करता है? पर्यवेक्षक नाम जिक्र करते हैं, उस नाम का प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान करते हैं जो उस कुर्सी पर बैठे हैं और उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए उस कुर्सी को खाली करना है। अब आप कहेंगे आने वाली पीढ़ी, क्या शिवराज सिंह चौहान बुजुर्ग हो गए? बिल्कुल नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जितना अनुभव उन्होंने पा लिया, अगर आप उसको परखेंगे तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो उसके 2 बरस के बाद ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को पछाड़ चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। राजनीतिक तौर पर इतना अनुभव दूसरे किसी नेता के पास नहीं है। और जब बीजेपी के भीतर भी यह नेताओं का शोर मचता है कि कौन सबसे अनुभवी है, मुख्यमंत्री के तौर पर तो शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर। और वही शख्स नाम प्रस्तावित करता है कि मोहन यादव पर सबकी सहमति है, मैं उनके नाम का प्रस्ताव कर रहा हूं, आप बताइए आप लोगों की सहमति है? सभी कहते हैं सहमति है। लोकतंत्र इसे कहते हैं, अनुशासन
इसे कहते हैं। संगठन का होना इसे कहते हैं। दिल्ली की सत्ता की ताकत इसे कहते हैं। रिमोट के आश्रय सत्ता कैसे चलनी चाहिए और दिल्ली को मजबूत अगर किए रहिएगा तो राज्यों में जीत की गारंटी है, क्योंकि डबल इंजन का जिक्र लगातार हो चला है। यह है दरअसल वो बिसात जिसमें पहली बार बीजेपी इन परिस्थितियों को समझ रही है या इस ककहरे को पढ़ रही है कि अगर एक नायक मिल जाए तो उस नायक के आश्रय तमाम राज्यों की राजनीति को साधने की अलग अलग तरीके की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि गारंटी कभी भी एक ही शख्स देता है, दो लोग गारंटी नहीं देते हैं। और गारंटी एक ही व्यक्ति अगर दे रहा है तो फिर दूसरे शख्स की क्या जरूरत है जो राज्यों की राजनीति में अभी तक माहिर माने गए। अब तो परिस्थिति बदल गई और एक पार्टी का मतलब एक नेता होता है, और उस एक नेता की पहचान के आश्रय अगर विपक्ष को धराशायी किया जा सकता है तो सारी बिसात अपने तौर पर दिल्ली की सत्ता बैठाएगी। यह मैसेज खुले तौर पर इस दौर में निकलकर आ गया। अब यहां पर अगला सवाल जो और बड़ा है, इस दौर में जो दिल्ली से गए नेता थे अब उनकी क्या स्थिति होगी। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे, यानी राजनीतिक तौर पर उनकी राजनीतिक पहल पर एक बंदिश लग गई। अब वो रैली ना करें, वो ये ना बताएं कि क्या होगा, यानी राजनीतिक तौर पर एक कटघरा विधानसभा अध्यक्ष का उनके लिए तय कर दिया गया, क्योंकि जिस इलाके से वो आते हैं वहां की उड़ान भर रहे हैं इस दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस से आए थे और 2020 में जिनकी बदौलत सरकार बन गई। उनको महत्व देना होगा और उनके जरिए आने वाले वक्त में राजनीति साधी जाएगी, समझा जाएगा। हेमंत बिस्वा जब हो सकते हैं असम के मुख्यमंत्री, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आने वाले वक्त में परखा जाएगा। मैसेजेस अंडर करंट है, पर्दे के पीछे कोई बिसात नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इतना ट्रांसपेरेंट है कि कोई विधायक सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई सांसद जो विधायकी करके अब वहां पर बतौर विधायक रहेगा वह भी सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि नरेंद्र तोमर तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि बाकी नेता, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, यह भी कोई सवाल पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सवाल नहीं पूछें, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जो रीवा के विधायक हैं उनको डिप्टी सीएम के तौर पर बनाया गया। जगवीर देवड़ा जो कि मंदसौर के मल्हारगढ़ के विधायक हैं उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया। जाति के लिहाज से चीजें बैलेंस की गई, आप कहेंगे हो सकता है बैलेंस की गई, लेकिन क्षेत्र के लिहाज से अगर समझिए तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। उज्जैन महाकाल की नगरी के तौर पर पहचान, और अब एक बात समझ में आ चुकी है कि दोबारा हिंदुत्व के रास्ते लौटना है, जिसकी शुरुआत 18 तारीख को बनारस से होने वाली है हिंदू तमिल समागम के जरिए, और उसके बाद 22 जनवरी से जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला के मंदिर को लेकर होगी, उसके बाद लगातार चुनाव 2024 के लोकसभा की दिशा में जब बढ़ेगी, तो उज्जैन दक्षिण से चुने जाने वाले मोहन यादव, जिनकी पहचान पढ़ाई लिखाई को लेकर भी है, ये बीएससी कर रहे थे उस दौर में माधव विज्ञान महाविद्यालय में छात्र संघ के वह सह सचिव के तौर पर नियुक्त हुए, और बाद में 1984 में ये अध्यक्ष भी बन गए। लेकिन उसके बाद पढ़ाई रुकी नहीं, एलएलबी करते हैं, एमए करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, फिर एमबीए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। इस राजनीतिक पहचान के साथ और इस एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ मोहन यादव का कैरियर अब एक नई शुरुआत के साथ शुरू होता है, जो समूचे बीजेपी संगठन के भीतर जो सबसे बड़ा मैसेज इस दौर में कोई नहीं दे पाया। तो क्या यह कहा जाए कि दिल्ली की बिसात इतनी डेमोक्रेटिक हो चली है, इतनी लोकतांत्रिक है कि वह हर अदने से कार्यकर्ताओं को भी यह एहसास अब कराने लगी है। पता नहीं किस दिन दिल्ली की नजर उन पर पड़ गई तो फिर उनकी उड़ान शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोहन यादव पे नजर ना कैलाश विजयवर्गीय की पड़ी, ना प्रहलाद पटेल की पड़ी, ना ही शिवराज सिंह चौहान की पड़ी, ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की पड़ी, ना ही वीडी शर्मा की पड़ी, विष्णुदत्त शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी नहीं पड़ी। दिल्ली की नजर बड़ी पैनी है, बाज सी नजर है राजनीतिक तौर पर, जो जानते हैं हर क्षण
चुनाव के मैदान में खड़े रहना है, डटे रहना है। तो सियासत की इस सियासत का मापदंड आखिर में 3-4 सवालों के साथ शुरू होता है। शुरू इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। तो पहला सवाल, दिल्ली क्या इस बात को मान चुकी है अपने भरोसे चुनाव 2024 का लड़ना है, जैसे 5 राज्यों के चुनाव लड़े गए और हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया कर दिया गया। यानी अपनी चेहरे की ताकत और अपने गवर्नेंस को लेकर जो सोच दिल्ली में बैठे मोदी शाह की जोड़ी को है, वो मान चुके हैं अपने भरोसे ही जीतना है। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या सिर्फ अपने आप को स्थापित करके दिल्ली ने अब 2024 के चुनाव परिणाम जादुई आंकड़े 272 के ऊपर रहें या नीचे रहें, बावजूद इसके यह मैसेज कन्वे कर दिया कि उनके नाम के अलावे और उनके द्वारा पसंद किए गए नेता के अलावे कोई दूसरी रायशुमारी अब पार्टी में नहीं होगी। यानी भविष्य में किसी नेता को चुनने का मौका आए तो पहले से ही जिन्हें इस दौर में मोदी और शाह चुनते हैं वही तय करने की स्थिति में रहे, बाकी हाशिए पर चले जाएं। यह मैसेज बहुत साफ तौर पर अब रेंगने लगा है। तीसरी परिस्थिति, जब राज्य दर राज्य रिमोट से अगर दिल्ली के चल रहे हैं और राजनीतिक सफलता का जोड़ तोड़ दिल्ली मान चुकी है कि रिमोट से चलते हैं तो ज्यादा सफल होते हैं, तो फिर एक सवाल कर्नाटक को लेकर भी आ सकता है, एक सवाल महाराष्ट्र को लेकर भी आ सकता है। गुजरात और असम का चुनाव तो दोबारा हुआ नहीं, लेकिन उत्तराखंड का चुनाव हुआ और उत्तराखंड में जीत हासिल की। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के भीतर भी रिमोट से चलती सरकारों को डिगना पड़ा, हारना पड़ा, परिस्थितियां नाजुक अपने ही गठबंधन को लेकर हुई। तो क्या यह आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश किस दिशा में कैसे खड़ा होगा, अभी कोई नहीं कह सकता है। यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल, शिवराज सिंह चौहान जिनकी छाती पर जीत का तमगा है, जिनकी लोकप्रियता चरम पर है, जिनकी पहचान मामा के तौर पर है, क्या इतनी आसानी से अपने उस बने बनाए राजनीतिक कैरियर में सिवाय संगठन के बीच खड़े होकर दिल्ली की बिसात पर प्यादा बनकर आने वाले वक्त की सियासत करेंगे, हार मान लेंगे या एक नई लकीर खींचेंगे? यह चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल, इस दौर में जो भी कद्दावर नेता दिल्ली में है या राज्य के भीतर में है, अब क्या वो खामोशी बरत लेंगे या कोई आवाज कभी किसी कोने से सुनाई देगी? इंतजार इन 5 सवालों के बीच आने वाले वक्त की राजनीति का है। तालियां बजाइए, अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।